हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ और आज के इस क्लास में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। क्या है? त्रिभुज। ठीक है। आज से अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि त्रिभुज त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज के फार्मूला और त्रिभुज के प्रकार, इन सभी चीजों के विषय में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आज की क्लास ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप क्या है क्लास के एंड तक जरूर बने रहे, जिससे कि आपको क्या है त्रिभुज से संबंधित सभी चीजें आज अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो और क्या है कि ये क्लास आपकी चल रही 33वीं यानी कि 33 नंबर के। इससे पहले क्लास यदि आप न देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले क्लास जरूर देखें। ये सभी क्लास जो आपकी कराई गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको पता नहीं होगा कि हाँ ये क्लास कैसी है। तो आप लोग क्या है मैथ पढ़ने में दिक्कत है, बहुत सारे लोगों का कहना है, ऐसा नहीं कि मतलब कि सभी को मैथ आती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैथ नहीं समझ में आती। यदि आपको मैथ नहीं समझ में आती तो बिल्कुल शुरू से देखिएगा हमारी क्लास, आपको मैथ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो क्या है कि इससे पहले क्लास आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। प्लेलिस्ट बेसिक मैथ नेम से बनी हुई है, तो आप लोग वहां से मैथ को अपने अच्छे कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लास में नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको क्लास हमारी पसंद आए तो इस क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें कि इस क्लास के माध्यम से आप अपनी मैथ को अच्छी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज पढ़ने वाले आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे आप क्या? त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है। ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? ठीक है। त्रिभुज होता क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो त्रिभुज होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्या मतलब दिशाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है। या तीन दिशाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति। ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे कि देखिएगा, या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब ये त्रिभुज बन गया हमारा। कैसे? देखिए, दो रेखाओं से मिलकर त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। कोण बनाएगा, लेकिन क्या है त्रिभुज नहीं बनाएगा। जैसे कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये दो रेखा है, तो इससे क्या आपका बन रहा है त्रिभुज? त्रिभुज नहीं बन रहा। तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या होना चाहिए? तीन भुजाएं कम से कम होनी चाहिए और तीनों भुजाएं क्या है एक दूसरे से मिली होनी चाहिए कुछ इस प्रकार, तब त्रिभुज का निर्माण होता है। क्या होता है? तब त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसे कि ये त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है। तो इसमें हम आपको बता दें ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज पहले होता क्या है ये लिख लेते हैं। ठीक है। आपको लिख देते हैं जिससे कि सभी चीजें आपको अच्छे समझ में आए। हो सकता है इस क्लास को छोटे बच्चे भी देख रहे हो, तो ये क्लास हमारी जो चल रही है सभी के लिए है। जिस किसी को भी मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है ये क्लास उसके लिए है। ठीक है। तो क्या है त्रिभुज? क्या है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। ये कुछ ऐसे हो गया। तो ये तीन भुजा हैं। अब क्या होता है त्रिभुज में? होता क्या, हम मान लेते हैं कि इसके बिंदु दिए गए हैं। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये हैं ए बी सी। क्या है? ए बी सी। इसे बोलते क्या है? इसे बोलते क्या है? शीर्ष बिंदु। इन सभी कोणों को क्या बोलते हैं? इन सभी कोणों को बोलते हैं शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं त्रिभुज में? इन सभी कोणों को बोलते हैं शीर्ष शीर्ष बिंदु। आज क्या है त्रिभुज के विषय में सभी चीजें आज अच्छे से आप सीखने वाले हैं। तो इसे कहते हैं शीर्ष बिंदु।
इसके बाद क्या है, इसकी क्या होती हैं, तीन साइड। देखिए तीन भुजा है तो तीन साइड वही होता है, ठीक, भुजा को ही साइड बोलते हैं या साइड को ही भुजा बोलते हैं। तो ये तीन है, ये तीन भुजाएं हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, इसे मान लेते हैं एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है। इन्हें क्या बोलते हैं, भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा। तो इस प्रकार होगा, ये हो गया भुजा, ठीक है। अब इन भुजाओं के हिसाब से कैसे भुजा हैं, छोटी है बड़ी है, इन सभी के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया अलग अलग प्रकार से। तो अभी हम आपको बताते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर कितने होते हैं। देखिए त्रिभुज है तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज में ये है कुछ इतना और ये है एक इतना, ये इतना। तो त्रिभुज में इसमें क्या है, ये कोण हुआ, ठीक है। कुछ कोण यहां बना रहा, कुछ कोण यहां बना रहा, कुछ कोण यहां बना रहा। अब इस तो त्रिभुज की आकृति पर निर्भर करेगा कि त्रिभुज किस प्रकार का बना है, तो उसके आधार पर यहाँ पर कोण बनेगा। तो इम्पोर्टेंट चीजें क्या है कि इसमें त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के देखिए तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। सिंपल भाषा में तीन भुजाओं से यानी तीन साइड से घिरी हुई या बंद या क्लोज आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज या ट्रायंगल कहलाती है। तो क्या होता है, इसमें भुजाएं कितनी होती हैं, भुजाएं कितनी होती हैं, तीन भुजा होती हैं। क्या, तीन भुजा होती हैं। कोण कितने होते हैं, कोण कितने बनाएंगे, तो तीन कोण बनाएंगे। कितने, तीन कोण बनाएंगे। और त्रिभुज के शीर्ष क्या हों, त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं, इस त्रिभुज में जैसे कि ए बी और सी, क्या है, ए बी सी। इसके कोण कौन कौन बन रहे हैं ये लिखेंगे। तो कोण कैसे बन रहे हैं, कोण कैसे बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोण कैसे बन रहे हैं, देखिए क्या है, जब क्या होता है ए बी सी यानी एक कोण बी पे बन रहा है। तो पहले तो हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है, एक कोण आपका एबीसी है, एक कोण बराबर नहीं है, ठीक है। कुछ पता नहीं कि कितना हो, ये आगे आप पढ़ेंगे कि बराबर कहाँ है बराबर कहाँ पर नहीं है, जब आप कोणों के प्रकार पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये हो गया कोण बी ए सी और एक कोण हो गया बी सी ए। ये कैसे बना देखिएगा, एक कोण आपका यहाँ से हो जाएगा ए बी सी, दूसरा हो जाएगा बी ए सी मतलब बी ए सी, तीसरा हो जाएगा क्या आपका कोण बी सी ए। ये हो गया है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, भाई टोटल कितना होता है। त्रिभुज त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, सम ऑफ, है ना, क्या एंगल, ठीक, ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा इसमें कि हो क्या जाएगा, टोटल होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री, 180 अंश हो जाता है। तो त्रिभुज ये हुआ, क्या त्रिभुज क्या है, तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति, ठीक है। मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। भुजा उसमें तीन और कोण भी तीन होते हैं और शीर्ष बिंदु क्या होते हैं ए बी सी, और क्या होता है कोण कुछ इस प्रकार लिखे जाते हैं। अब उनकी स्थिति क्या होगी, ठीक है, वो कोणों के प्रकार पर निर्भर करेगी, ठीक है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है, यानी इन सभी कोणों को जब हम जोड़ देते हैं तो होता क्या है ए बी सी, ठीक है। इन भुजाओं को हम कैसे लिखते हैं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएंगे, त्रिभुज त्रिभुज की भुजाएं। जब त्रिभुज की भुजाएं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा ये भुजा एक हो जाएगी ए बी, एक बी सी और एक सी ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। क्या बराबर है, नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकला है कि क्या ये त्रिभुज कैसा है, क्या एक इस त्रिभुज का प्रकार लिखा नहीं गया है।
तो आप इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, यानी सिर्फ त्रिभुज की भुजाओं में लिखेंगे तो ए बी एक भुजा है, एक बी सी है, एक सी ए है। इसी को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, जैसे कि एक को हम माने हैं ए, क्या माने हैं, ए माने हैं, तो एक हो जाएगा ए आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा ए। दूसरा क्या हो जाएगा बी सी बराबर हमने मान लिया सी, ठीक है, ए सी बराबर, तो इसे हम मान लेते हैं बी सी, सी मान लिए, इसको मान लिए हम भी। तो कुछ इस प्रकार है, इधर उधर हम कुछ किसी को भी मान सकते हैं। तो क्या है, आपको क्या है, ये त्रिभुज अच्छे से समझ में आ गया होगा। त्रिभुज में होता क्या, ट्रायंगल होता क्या है, तीन भुजाओं या तीन साइड से क्लोज हुई है ना, क्या होता है, जो मतलब कि डायग्राम हो वो क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। उसमें ये सभी चीजें होती हैं। तो ये हो गया, ठीक है, त्रिभुज। अब पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो आज क्या है, आप बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजें समझने वाले हैं। कभी पढ़े होंगे, कुछ चीजें छोड़कर कुछ चीजें आगे पीछे पढ़े होंगे तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए कह रहे हैं कि अच्छे से सीखना है तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। आइए चलते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्या दिया गया है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रकार क्या है, ठीक, त्रिभुज के प्रकार उदाहरण सहित आपके सामने दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि भुजा, तीन भुजा है, तो तीनों भुजाओं की स्थितियां क्या क्या होती हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, क्या हो, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। अभी हम आपको इसको अलग से बनाकर एक एक स्टेप अलग से बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे देख लीजिएगा, फिर उसे देखेंगे। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, ये विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। ये तीन प्रकार के होते हैं भुजाओं। देखिए तीन भुजा तीन प्रकार बनाएंगे, तीन भुजा तीन प्रकार बनाएंगे, यानी कि भुजाओं को इधर उधर करें, यानी कम ज्यादा करेंगे तो उसके आधार पर तीन भुजाएं बनती हैं। कौन कौन, और तीन त्रिभुज बनते हैं, एक समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हो गया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब कोणों के आधार पर, कोण की मात्रा कम ज्यादा करेंगे तो उसके आधार पर हो सकता है कि एक न्यून कोण बने त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बने, और एक अधिक कोण त्रिभुज बने। क्या बने, अधिक कोण त्रिभुज बने। तो इसके विषय में आप क्या है अभी पढ़ने वाले हैं अच्छे से, बिल्कुल एक एक करके, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, अब देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे पहले, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। अब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। अब पहला क्या है आप पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे आप समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब भुजा यानी साइड, समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे आप, समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु का मतलब क्या हुआ, ऐसा त्रिभुज, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी साइड इक्वल हो, सभी साइड इक्वल हो, यानी क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अभी तक तो हम पढ़े सिर्फ त्रिभुज, क्या पढ़े थे, अभी तक तो हम सिर्फ पढ़े थे त्रिभुज क्या होता है, लेकिन अब त्रिभुज के प्रकार में हो गया कि किस प्रकार का त्रिभुज है, तो त्रिभुज लेकिन है किस प्रकार का। तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या होता है, सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या होगा, वह त्रिभुज, आप लोग क्या है इसे नोट भी करते चले, तभी आपको क्या है सभी चीजें अच्छे से पता हो पाएंगे, ठीक है, नहीं भूल जाएंगे। वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके
सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये हो गया, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिभुज जो दिया गया है ए बी सी, ठीक है। तो इसमें उदाहरण लिखें या ऐसे लिख देते हैं कि उदाहरण लिख देते हैं समझने के लिए कि माना त्रिभुज ए बी सी। क्या है? त्रिभुज ए बी सी है। तो त्रिभुज ए बी सी में जब सभी भुजाएं समान है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? ए बी बराबर है बी सी के और सी ए बराबर है, सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। तो लिखेंगे क्या? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। क्या हो गया? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो इसको जैसे कि अभी हम मान लें कि ये दिया गया है, क्या दिया गया है? ये ए दिया हो, ये बी दिया हो और ये सी दिया हो। ए दिया हो, बी दिया हो और सी दिया हो, तब क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो क्या जाएगा? ये सभी बराबर भी हो जाएंगे, ए बी और सी, ये भुजाएं भी आपस में सभी बराबर हो जाएंगे। अब एक चीज और इसमें समझना है, कोण कि समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है? प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यानी कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी ए बराबर कोण बी ए सी, सभी कोण 60 अंश होते हैं। क्या होते हैं? सभी कोण। देखिए, जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो गए। सम्मुख कोण का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये एक ऐसे है, ये कुछ इस प्रकार, तो इसका कोण कहाँ बन रहा है? इसके जितनी भुजा है उसके आधार पर, जितना भुजा है, तो जब ये भुजा जितना है तो थीटा बना रहा, इसी के बराबर ये भुजा है तो ये भी उतने बनाएगा, और जब ये भी उसी के बराबर तो ये भी उतना ही बनाएगा। यानी कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सभी क्या हो जाएगा? थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, सभी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जब तीन साइड बराबर है तो टोटल कोण कितना बनता है? 180 अंश। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश हो, सभी भुजाएं बराबर है तो 3 छंग 18 60 अंश। क्या हो जाएगा? आपका कोण हो जाएगा 60 अंश। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें और समझ लें, फिर इसके आगे हम आपको बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। समबाहु त्रिभुज के सूत्र, ठीक है। एक साथ में सभी चीजें आप पढ़ते चलेंगे। अब इसके बाद क्या जो चीज इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी ये बेसिक है। जब आप किसी क्लास की चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर भी और सारे फार्मूला हुआ और रूल जो है वो भी आप सीख जाएंगे। लेकिन आपको क्या है, हमें बिल्कुल बेसिक से सभी चीज सिखाना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं बता देना जिससे कि आपका जो समझ में आना है वो भी आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो क्या है, पहले आप सिंपल चीजें पढ़ें, उसके बाद क्या है, आपकी जब क्लास चलेगी त्रिभुज की, मान लिया पूरा पढ़ाया जाएगा तो आपको सभी चीजें बताई जाएगी। जैसे कि अभी ये क्लास चल रही है, इसके बाद आपको क्लास 10th और 12th इन सभी क्लासों की मैथ चलेगी, तो आप लोग तब वहां से सभी चीजें सीख पाएंगे। तो देखते हैं, पहले तो आप पढ़ चुके हैं क्या समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजाएं किस प्रकार बराबर होती हैं, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है,
कोण कितने अंश का होता है। अब पढ़ते हैं फार्मूला इस पर। तो इसमें क्या होगा, जब भुजा सब बराबर तो इसका सूत्र होता है, सूत्र परिमाप क्या होगा। देखिए त्रिभुज का जो सूत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो विषम बाहु त्रिभुज में जाकर खत्म होगा। वो एक ऐसा त्रिभुज है जिसका मतलब वो फार्मूला जब सभी पर लगाएंगे, चाहे जैसा त्रिभुज हो, सबका क्षेत्रफल, सबका सब परिमाप सब निकल आएगा, लेकिन वो आपको बाद में बताएंगे। ठीक, तो आप क्या है क्लास के एंड तक बने रहेंगे तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आप पढ़ रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज में जैसे कि ये हमारे पास त्रिभुज है, इसकी सभी साइड एक दूसरे के इक्वल है। क्या है, सभी साइड इसकी एक दूसरे के इक्वल है, कुछ इस प्रकार ए बी सी। जब इक्वल है तो इसकी भुजाएं मान लेंगे, क्या सभी भुजाएं कितनी है, ए और ए। क्या है, ए और ए है। तो यहाँ पर क्या है, आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कैसे, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा होगा क्या, समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप, या कोई भी त्रिभुज हो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3a इकाई। इकाई यहाँ पर इसलिए लिखा जाता है कि वो इकाई का मतलब क्या है कि ये हो सकता है सेंटीमीटर हो सकता है मीटर हो सकता है कि किलोमीटर, ऐसे कुछ मानक पैमाना हो, उसे हम बदल सकते हैं। अब क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे आप, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या आपका √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि √3/4a²। भुजा इसमें क्या दिया गया है, भुजा इसमें जो दिया गया है, साइड जो दिया गया है वो दिया गया है आपका a, और क्षेत्रफल ये सॉरी परिमाप है ये, तो ये तो टोटल साइड हो गया। ठीक है, समाप टोटल साइड, ये एरिया हो गया। तो ये कुछ दो चीजें आपके काम की हो गई। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आइए चलते हैं अब अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या है आपका कि समबाहु के बाद आप पढ़ेंगे समद्विबाहु। क्या पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज से ही हमें समझ में आता है कि कोई दो भुजाएं, समद्वि का मतलब कोई दो भुजाएं, द्वि का मतलब दो। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं इक्वल हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया और सी। तो ये दोनों भुजा एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन ये दूसरा क्या है, अलग है। क्या, अलग है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि समद्विबाहु, ध्यान से सुनिएगा, समद्विबाहु मतलब कि सम कितनी है, दो भुजाएं हैं, मतलब कि दो भुजाएं समान हैं और क्या है, एक भुजा यानी अलग है। देखिए समबाहु का मतलब सभी भुजाएं समान है, सम का मतलब जितनी भुजाएं हैं वो सभी भुजाएं एक समान है, तो समबाहु हो गया। समद्विबाहु का मतलब द्विबाहु, मतलब दो भुजाएं ही आपके क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तीसरा भुजा आपका अलग होगा, तब वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या होगा, देखिएगा, वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान होती हैं, वह क्या कहलाता है, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु
त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या है? जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, सिर्फ दो, केवल दो, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के इधर से बराबर हो, एक उधर से बराबर हो, तो केवल दो भुजाएं ही समान होती हैं, वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि त्रिभुज एबीसी में उदाहरण के तौर पर लिखें, उदाहरण में लिखते हैं कि त्रिभुज एबीसी, या जैसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी जैसे हमारे पास है तो इसकी क्या है? एसी बीसी के इक्वल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही भुजा इक्वल हो सकता है कि ये दो भुजाएं आपस में इक्वल हों और एक भुजा क्या हो? अलग हो। कैसे हो? ये हो सकता है कि ऐसे हो, तो इसमें क्या हो सकता है कि ये दो भुजाएं आपस में हो इक्वल और ये अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दो भुजाएं इक्वल, ऐसा नहीं कि एसी और बीसी ही इक्वल हो सकता है ए बी व बी सी इक्वल हो सकता है कि ए बी व ए सी इक्वल हो, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें क्या है कि हो सकता है कि इस चित्र के अनुसार तो हो जाएगा ए बी ए सी इक्वल है या किसके? ए सी इक्वल है बी सी के। क्या है? ए सी इक्वल है बी सी के, ए सी इक्वल है बी सी के, इस वाले चित्र में। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो इक्वल है वो है ए सी इक्वल बी सी, लेकिन इसमें जो इक्वल है ए बी इक्वल बी सी। कुछ इस प्रकार हो सकता है। एक चित्र और हो सकता है कि वो कुछ इस प्रकार, ए बी सी। हो सकता है ये दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। हो सकता है ए बी बराबर बी सी हो सकता है कि क्या हो? ए बी बराबर ए सी हो, और हो सकता है कि बी सी बराबर क्या हो? ए सी हो। तो इस प्रकार क्या है? अलग अलग तरीके से हो सकता है। क्या है? अलग अलग तरीके से भुजाएं इनकी समान हो सकती है। तो आइए चलते हैं अगली तरफ। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं कि वो कुछ इस प्रकार है। इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ए बी ए है। ठीक है, और इसकी दो भुजाएं वो कौन कौन सी बराबर हैं? ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा। ए बी हो जाएगा। तो क्या होगा कि इसमें जो होगा सूत्र, वो बनाएगा क्या? सूत्र तो बाद में देखेंगे, पहले आपको सिर्फ ये देखिएगा त्रिभुज के परिमाप क्या होंगे। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप जो होता क्या? सभी को जोड़ देते, अभी आपको बताते हैं वो विषम बाहु त्रिभुज, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस बी का मतलब 2a प्लस बी, 2a प्लस बी हो जाएगा, ये इतना। ठीक है, इसके बाद इसका जो फार्मूला बनता है क्षेत्रफल का, वो बहुत थोड़ा अलग होता है, तो उसको सॉल्व करने से अच्छा है कि आप लोग त्रिभुज वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या? त्रिभुज का। वो कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज, वो विषम बाहु त्रिभुज ही क्या होता है? त्रिभुज का फार्मूला पूरा होता है। दोनों चीजें हम एक साथ बताना चाहते थे, इसलिए हम पहले नहीं बताए आपको, अन्यथा आपको त्रिभुज केवल त्रिभुज का बता सकते थे, तो आपको क्या है, एक वीडियो क्या होती थोड़ा सा और लंबी बन जाती, इसलिए हम नहीं बनाए हैं। लेकिन आप लोगों को समझना है कि जो विषम बाहु त्रिभुज होता है वही त्रिभुज का कार्य होता है, यानी कि दोनों में सभी चीजें एक जैसी होती है। तो आइए देखते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। विषम बाहु, इसका फार्मूला नहीं बताएंगे क्योंकि इसका फार्मूला थोड़ा सा रूट के अंदर होता है, फिर उसे समझने में आपको दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि आप त्रिभुज का फार्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज।
विषम बाहु त्रिभुज, इसी अथवा त्रिभुज, ओनली त्रिभुज। तो इन दोनों में रूल आपका एक ही लगता है, इसलिए सिर्फ पहले हम त्रिभुज आपको नहीं बताएं कि आपको यहाँ पर सभी चीजें एक साथ में हम बता देंगे। देखिएगा, जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार हो, यदि आगे पीछे कम ज्यादा हो, सभी भुजाएं इसकी क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, ऐसे मतलब कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, यानी कि भिन्न भिन्न हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, वो त्रिभुज कहलाता है क्या, क्या कहलाता है भाई, ये सभी भुजाएं अलग अलग हो, जैसे कि ये इसका लंबाई अलग हो, इसकी अलग हो और इसकी अलग, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों के भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम मतलब कि सभी भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है। तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न हो, भिन्न या अलग अलग हो या समान ना हो, एक दूसरे के समान ना हो, कुछ भी समझ सकते हैं, अलग अलग हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, वह त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया इसकी परिभाषा, यानी कि जो है इसका जो होगा, माना कि क्या हो जाएगा, माना त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी होगा वो बी सी के इक्वल नहीं होगा, ना तो बी सी इक्वल होगा सी ए के, और ना ही ए बी इक्वल होगा ए सी के, ये सभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा कि मतलब एक कोई भी त्रिभुज एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, तो एक विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब इसका जो फार्मूला बनता है वो आप सीखेंगे, ठीक है। जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज का और विषम बाहु त्रिभुज का दोनों एक ही होते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज अथवा त्रिभुज, त्रिभुज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा फार्मूला है कि चाहे जैसा त्रिभुज हो, सभी में इस फार्मूला को लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही आएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई त्रिभुज इस प्रकार है, ये सभी भुजाएं अलग अलग हैं, इसकी सभी भुजाएं अलग है, त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। क्या है, एक अलग प्रकार का त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम, तो इसका परिमाप क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं, परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप या विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप आप लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, परिमाप जो होगा इसका वो हो जाएगा 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, देखिए भुजाएं तो आपस में बराबर नहीं होगी, वो तो हम पीछे बता चुके हैं, तो इसकी भुजाएं यदि दिया हो क्रमशः ए बी सी, तो क्या हो जाएंगे, सभी का योग हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप, इसे हम कह सकते हैं त्रिभुज का परिमाप, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज जो होता है वही समझ विषम बाहु त्रिभुज में लगता है, ये समझिएगा बस। देखिए ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर हो जाता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये इतना, दो यहाँ गुणा में है, ये यहाँ जाएगा। इसके बाद होता है त्रिभुज या विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वही विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये ए बराबर जो होगा अंडर रूट के अंदर, पहले इस एस को लिखते हैं, एस, एस के बाद एस से ए माइनस करिए, फिर एस से बी माइनस करिए और फिर एस से सी माइनस करिए। तो ये होता है त्रिभुज व विषमबाहु त्रिभुज। इन सभी का क्या होता है कि कुछ इस प्रकार इसका फार्मूला होता है। इसको तो इकाई में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे आप, इकाई में लिखेंगे, और इसको किस में लिखेंगे, वर्ग इकाई में, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो इसका मात्रक आप लिखेंगे तो वर्ग इकाई में लिखेंगे, ठीक है। तो आशा है कि आपको हमारी यहाँ तक की क्लास आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें कि हाँ, इस क्लास के माध्यम से आप क्या है अपने मैथ में त्रिभुज को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या पढ़े हम, अभी तक में हम पढ़े हैं ये चीज, ठीक है, कि यहाँ तक तो हमारा हो गया है कंप्लीट। कहाँ तक कंप्लीट हो गया, ध्यान देखिए, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, और इसी में त्रिभुज का भी हमने बता दिया। अब पढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये होता कैसे, कैसे बनता है, ठीक है। तो इसमें अब आप समझने वाले हैं, इसमें समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपने पढ़ा समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर, ठीक है, ये चीजें हो गई। विषम बाहु आपने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा। विषम बाहु पढ़ा आपने, ठीक है। और समबाहु है, ये विषम बाहु है कि कौन कौन से भुजा एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। यहाँ पर कहें कि ए बी ना तो उसके इक्वल है ना तो इसके इक्वल है, अलग अलग कर सकते हैं। इससे अच्छा हम यहाँ पर मान लिया कि कुछ इस प्रकार इक्वल होती है, यानी दो भुजाएं ही आपस में इक्वल होती हैं। आगे है ये समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होता है, जिसकी क्या हो दो, उसका फार्मूला क्या है, जैसे कि दो भुजाएं एक समान हो गई तो तीसरी भुजा का फार्मूला परिमाप तो ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इससे मत लगाना, क्योंकि इसका फार्मूला जो है बनाकर बता सकते हैं, लेकिन क्या है इसका फार्मूला ना लगाना। इससे अच्छा आप एक फार्मूला है जो सब के लिए है, वो है ये, क्या है, ये एक ऐसा फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, जो चाहे जैसा त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु, विषमबाहु हो या समद्विबाहु है, सभी में फार्मूला आपका एक ये है जो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप परिमाप ज्ञात कीजिएगा, फिर उसका अर्ध परिमाप निकाल लीजिएगा और अर्ध परिमाप को यहाँ रखिए, भुजा से माइनस कर दीजिए, फिर आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, वो त्रिभुज चाहे जैसा हो। तो आइए पढ़ते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, इसमें सिर्फ आपको कोणों की पहचान है बस, ठीक है। तो कोण की पहचान क्या है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा होगा न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसके सभी कोण क्या हो, क्या हो, क्या हो, 90 अंश से कम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कुछ कोण है, इस प्रकार त्रिभुज है आपके पास, ये त्रिभुज आपके पास है ए बी सी, हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो कोण बन रहा है इनके बीच में, ये सभी कोण क्या है, थीटा से और 90 डिग्री से कम, क्या हो, 90 डिग्री से कम, यानी कि वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम होता है, वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, यानी कि प्रत्येक कोण
यदि 90 अंश से कम हो, यदि प्रत्येक कोण 90 न्यून कोण त्रिभुज, इसे आप पूरा कर लीजिएगा यहाँ तक। ठीक, क्या मतलब, वह त्रिभुज, जो त्रिभुज आपका बन रहा है उसमें क्या सभी कोण 90 अंश से कम होंगे तो वो न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। यानी कि कोण इसमें बन रहा है, एक तो ए, एक बन रहा है बी और एक बन रहा है कोण सी। ठीक है, ये सभी कोण क्या हो, क्या हो, 90 अंश से कम हो। कितना हो? 90 अंश से कम। कोण बी भी 90 अंश से कम हो और कोण सी भी 90 अंश से कम हो। यानी कि सभी कोण जब 90 अंश से कम होंगे तो वह कोण क्या कहलाएगा? आपका न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज। जब उनके न्यून कोणों से ठीक है बनी सम्मुख मतलब भुजाएं जो होगी उनसे बना त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो इतना यह हो गया है। अब इसके बाद पढ़ते हैं कौन कौन सा त्रिभुज आपको देखिए इसमें बताया गया है। ये त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब पढ़ते हैं इसके बाद हम समकोण त्रिभुज। तो यहां पर हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होगा? ऐसा कोण जिसका क्या हो, एक मान कुछ इस प्रकार हो, 90 डिग्री बना रहा हो। क्या बना रहा हो? 90 अंश बना। कोई एक कोण कम से कम 90 अंश बनाए, ए बी सी। ठीक है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश, कम से कम एक कोण 90 अंश बनाता है तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण या कम से कम एक कोण 90 अंश होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार जैसे कि कोई त्रिभुज दूसरा यदि आपके पास है तो इसमें सूत्र होता है ऐसा, जैसे कोई एक त्रिभुज इस प्रकार हो और ये ऐसे हो तो ये भी समकोण यहाँ से बना रहा है तो ये हो जाएगी ऊंचाई। आपकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ये पूरा हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। इसमें जो होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर अब आपको समझना है। इसे जिस पर कोण बनता है उसे बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और जिस पर कोण के सम्मुख अधिक कोण जो होता है 90 अंश से अधिक, वो क्या कहलाता है? ये कोण क्या कहलाता है? आपका कर्ण कहलाता है, कर्ण। और ये क्या होता है? आधार। जिस पर कोण बनता है वो क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, और लंब ही ऊंचाई होती है। क्या होता है? लंब ही ऊंचाई होती है। तो इस प्रकार ये हो गया कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, इतना ये हो गया है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप देखिएगा। सम कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि लंब हो जाए। क्या हो जाएगा? ये लंब। कैसे? ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है,
इतना ये होगा। जैसे इस त्रिभुज में यदि ऊंचाई पता हो और आधार पता हो तो देखिए दो त्रिभुज जैसे बना है, लेकिन फिर भी इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, यही सूत्र बनाएगा क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और गुणे लंब। ठीक है, तो इतना यह हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लंब कर्ण आधार क्या होता है, लंब कर्ण आधार क्या होता है, इससे संबंधित क्या है हम आपको वो भी बता देंगे। तो पहले तो आप देख लीजिए क्या, पहले आप जो चीज समझ रहे हैं मेन पॉइंट कि समकोण क्या होता है, जिसका 90 अंश कोण क्या है, कोई कोण आपका 90 अंश बन रहा हो, कोई कोण जो बने वो आपका 90 अंश जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 90 अंश इस पर जरूर बनाए। जैसे कि इसमें कोण बी बराबर बना रहा है 90 अंश, और ये यही क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो एक कोण 90 अंश जरूर बनाना चाहिए, तो एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए अन्य सभी त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। पहले समझिएगा आप अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। देखिएगा कोई कोण जो हो वो कम से कम एक कोण उसका कितना होना चाहिए, 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए, तब वो कोण कहलाएगा अधिक कोण। ए बी सी थीटा, ये हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। तो लिखते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये होगा। जैसे कि इसमें हो कम से कम एक त्रिभुज एक कोण अलग होना चाहिए। ए बी सी में जैसे कि दिया है कि कोण बी का मान क्या है, बड़ा है 90 अंश से। कोण बी का मान क्या है, बड़ा है 90 अंश से। और जब 90 अंश था तो क्या था, इसमें क्या था कि कोण बी का मान जो था वो 90 डिग्री के इक्वल था। तो ये कोण क्या हुआ था, समकोण हुआ था। क्या बना था, समकोण बना था। ठीक है, तो आगे क्या है इस तरह देखिएगा, ये हो गया त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अधिक कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। अब कोणों पर संबंधित और भी चीजें जैसे कि हम आपको बता देंगे आगे कि क्या होता है बृहत कोण, ऋज कोण। जब कोण बताएंगे इसके आगे अभी, तब आपको चीजें समझ में आएगी। पहले आप इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता, तो त्रिभुज तो ये हो गया, कोण भी हो गए आपके। क्या कोण कितने हो गए, कोण आपको बढ़ाएंगे जब, ठीक है, तो बता देंगे कोण क्या होता है। ठीक है, न्यून कोण, ठीक है, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, ऋज कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, जब आपको बिल्कुल एक कोण के विषय में आपको क्लास देंगे, ठीक है, तब आपको इस सभी कोणों के विषय में बता देंगे। अभी हम आपको थोड़ा हिंट दे सकते हैं कि क्या होता है कोण, थोड़ा बता देते हैं, लेकिन कोण के विषय में पूरा प्रकार आपको हम बाद में बताएंगे, जब सर्कल से संबंधित एंगल से बताएंगे। तो ये जो होता है, जब यहाँ होता है तो 0 डिग्री होता है, यहाँ होता है तो 90 डिग्री होता है, यहाँ होता है तो 180 डिग्री होता है, और यहाँ होता है तो क्या हो जाता है 270 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल आपको हम बता दें कि इसके बीच में जब कोण बनता है तो वो न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण। समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए।
न्यून कोण बनाता है, ठीक है। न्यून कोण जब सीधा इस पर बनाता है तो ये समकोण बनाता है। क्या बनाता है? समकोण। और ये जब होता है तो अधिक कोण होता है। क्या होता है? अधिक कोण। ये होता है क्या? बृहद कोण। बृहद कोण। और जब यहाँ तक पूरा बन जाता है तो संपूर्ण कोण बनाता है। क्या बनाता है? संपूर्ण कोण बनाता है, ठीक है। संपूर्ण कोण बनाता है। तो कोण में जैसे कि पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? समकोण क्या होता है? ठीक है। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण जो होता है वो क्या होता है? और अभी यहाँ पर नहीं बताए हम आपको, रिज कोण इसे बोलते हैं। रिज रिज कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक कोण से पहले आपको पढ़ना है रिज कोण। क्या पढ़ना है? ठीक है। अधिक कोण, फिर रिज कोण, रिज कोण, और फिर बृहद कोण, और पढ़ना है फिर संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। तो इन सभी में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। न्यून कोण जब बनता है तो कोण थीटा का मान कितना होना चाहिए? छोटा होना चाहिए 90 अंश से। 1 मिनट, उल्टा हो गया। इसमें होना क्या चाहिए? थीटा का मान होना चाहिए छोटा 90 अंश से। समकोण में होना चाहिए थीटा का मान इक्वल 90 अंश के। और अधिक कोण में थीटा का मान 90 अंश से ज्यादा होगा तब, 90 अंश से अधिक होगा तो अधिक कोण कहलाएगा। रिज कोण जो होगा वो थीटा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। 180 अंश बनाता है तो रिज कोण बनाता है। अधिक कोण जो बनाना चाहिए वो कितना होना चाहिए? और अधिक कोण जो होता है वो, 1 मिनट, यहाँ आपको थोड़ा सा और समझा दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको सभी चीजें बिल्कुल समझ में आए कि जो थीटा का मान होना चाहिए, थीटा का मान वो क्या होना चाहिए? अधिक कोण में 180 अंश से क्या होना चाहिए? 180 अंश से छोटा और 90 अंश से बड़ा। और रिज कोण क्या होता है? 180 होता है। बृहद कोण जो होता है वो 100, मतलब कितना होता है? 270 अंश से छोटा और 180 अंश से बड़ा। संपूर्ण कोण कितना होता है? थीटा का मान 360 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 360 अंश होना चाहिए। तो हम क्या है, आपको कोण के विषय में कुछ इतना बता चुके हैं। इसके विषय में आपको क्या पूरी डिटेल से क्लास बाद में मिलेगी। अभी आप त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज के अब पढ़ेंगे आप क्या, जैसे कि त्रिभुज में होता क्या है। ये आपके पास त्रिभुज है, ठीक है। जिस पर कोण बनाता है या जो जिस पर अधिक कोण होता है उसका सम्मुख कोण क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। कर्ण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? कर्ण होता है। ये कर्ण होता है। और ये क्या होता है आपका? लंब होता है। और ये आपका आधार होता है। क्या होता है? आधार। ये त्रिभुज ABC हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय समझ लीजिए। क्या आप समझ लीजिए? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या समझने वाले हैं अब आप? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये होता क्या है इसमें, ठीक है। मेन फार्मूला जो होता है वो होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यानी कि आधार का स्क्वायर हो, ठीक है। इतना हो गया है। ये तो मेन सूत्र हो गया। अब इससे आपको सूत्र सभी बनाना है, जैसे कि अभी आपको कर्ण का स्क्वायर लिखना है तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। ये देखिएगा, यदि इसको कर्ण बराबर लिखना हो तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर जब स्क्वायर हटेगा तो रूट बन जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक तो ये हो गया, एक तो ये बन गया फार्मूला आपका पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। मेन फार्मूला तो आपका ये है, ठीक है। अगला क्या है, जैसे आपको लंब ज्ञात करना है,
लंब निकालना है तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा से ही घटाएंगे और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसके बाद क्या हो जाएगा, लंब बराबर आपका सूत्र बन जाएगा रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इतना, ठीक है, लंब के लिए सूत्र। अब अगला एक है आपके लिए आधार के लिए, क्या है, आधार के लिए सूत्र। तो आधार का वर्ग बराबर जो होता है वो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होता है। क्या होता है, लंब का वर्ग। तो आधार बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लेकिन इधर स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम में होगा क्या, ये चित्र होगा लंब कर्ण आधार, ठीक है। इस लंब को क्या लिख सकते हैं, एल के ए ऐसे भी लिखकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जैसे इसे एल, इसे के लिख के पढ़ लेते हैं और इसे ए लिख कर। तो इसके लिए बनेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मेन सूत्र ये हो गया। तो आप इसे भी बनाकर स्टेप बाय स्टेप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, त्रिभुज में आपका ये सभी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे संबंधित आपको जो क्वेश्चन होंगे वो आगे क्लास में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही। तो आशा है कि आपको हमारी ये क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें कि त्रिभुज में कुछ सीखना है तो इस क्लास के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या इस क्लास को इतना शेयर कीजिए कि सभी लोगों को त्रिभुज में पता हो जाए कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज के सभी विषय में क्या उन्हें भी पता हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।